हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंटेंसी गुरु। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज शेड्यूल थर्ड पार्ट 2 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सो लेट्स स्टार्ट। Statement of P&L will be prepared according to Indian Companies Act Schedule 3rd and Part 2. So, in this we will have to follow a particular format which has been given in Companies Act. हम अपनी मर्जी से इसमें कोई आइटम्स को शो नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L उसमें हमें शो करना है जो भी सीक्वेंस इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रोवाइडेड है उसको हमें एज इट इज फॉलो करना है, सेम वे में फॉलो करना है। हम उसकी सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। सो आज हम इसमें डिस्कस करें फॉर्मेट। तो फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ P&L का एग्जैक्टली सेम है जैसे हम बैलेंस शीट का दिखाते हैं। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, सेकंड इज नोट नंबर, थर्ड वन इज फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर. So amounts will be presented in comparative form in the statement of P&L, and this statement of P&L will show the profit of the whole year. That's why for the year ended word has been mentioned here. तो फर्स्ट हेड इसका बच्चों है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उससे जो भी हमारे पास इनकम आई, इसको हम वन दिखाएंगे। अमाउंट करंट ईयर की यहाँ, प्रीवियस ईयर यहाँ। नॉर्मली हमारे पास करंट ईयर की आइटम्स होंगी नॉर्मल क्वेश्चंस में, तो प्रीवियस ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सेकंड वन इज अदर इनकम्स। अदर इनकम्स, और जो इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी इनकम्स अदर इनकम्स में आएंगी, उनको हम यहां दिखाएंगे। उसके बाद हम इन दोनों आइटम्स को ऐड करेंगे, मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐड अदर इनकम। सो दैट विल बी अवर थर्ड हेड, दैट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू नेक्स्ट। So this total revenue will be calculated by adding first and second heads. Next is fourth, हम इनकम्स में से टोटल जो भी इनकम्स हमारी हैं, टोटल इनकम्स में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो हम इनकम्स दिखा चुके हैं फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यू। अब हम दिखाएंगे इसमें फोर्थ हेड में एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस की बहुत सारे हेड्स हैं इसमें, जो कि डिफरेंट सब हेड्स हैं हमारे इसमें। तो उन सब हेड्स को हम मेमोरी टेक्निक से डिस्कस करेंगे। वो आपका है CPC EFDO। CPC EFDO। तो अब हम इसमें ये देखेंगे बच्चों, C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P स्टैंड्स फॉर, सो वो हम लोग वन बाय वन इसमें लिखते हैं। So first is cost of material consumed. Cost of material consumed, जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उससे रिगार्डिंग इसमें हम लोग बातें करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें होगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस गुड्स परचेज करती हैं सेलिंग पर्पस के लिए। सो C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड C हियर इज चेंज इन इन्वेंटरीज। चेंज इन इन्वेंटरीज। बट यहां जो हमें इन्वेंटरीज दिखाना है, इन्वेंटरीज रॉ मटेरियल का हम लोग यहां दिखा चुके हैं ऑफ finished goods, work in progress and stock in trade. Stock in trade, तो इन तीनों चीजों का चेंजेस इन इन्वेंट्री हमें यहां शो करना है। सो हियर E stands for employees
benefit expenses, employees benefit expenses. Next one is F. F stands for finance cost. D stands for depreciation and amortization expenses. Depreciation and amortization expenses. And last in this is O, other expenses. ऐसे कोई भी expenses जो हमने ऊपर नहीं दिखाए, सभी expenses other expenses में दिखाए जाएंगे. इसके बाद हम इन expenses का टोटल करेंगे. टोटल एक्सपेंसेस, ये टोटल एक्सपेंसेस शो करेंगे. यहां सभी को ऐड करेंगे. दिस ऐड करेंगे. ऐसे सेम इसमें किया जाएगा और ऐड कर देंगे. अब हमारे पास इनकम है टोटल और टोटल एक्सपेंसेस है. टोटल इनकम्स में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, सो दैट विल बी प्रॉफिट. सभी इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करें, सो दैट विल बी प्रॉफिट. और प्रॉफिट हमारा अमाउंट आएगा यहां फिफ्थ, दैट इज प्रॉफिट. और जो भी प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लेती है, तो हम इसमें से लेस करेंगे टैक्स, लेस करेंगे इसमें से टैक्स. और फिर जो हमारा सेवेंथ आइटम आएगी, दैट सेवेंथ आइटम विल बी प्रॉफिट. सो हमें इस बात की कंफ्यूजन ना हो. दो प्रॉफिट हमारे पास आए हैं, ये टैक्स से पहले है और ये टैक्स के बाद है. सो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस अमाउंट, उस अमाउंट के ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स की अमाउंट आएगी. और उसके बाद टैक्स के बाद जो अमाउंट आएगी, दैट विल बी योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इट इज आवर एंड रिजल्ट. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन हेड्स में कौन कौन सी आइटम्स आएंगी. सो फर्स्ट आवर इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. फर्स्ट आइटम इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस सेल. तो इसमें हम दिखाते हैं सेल ऑफ गुड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सेकंड हम लोग इसमें दिखाते हैं सेल ऑफ सर्विसेज. सो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सर्विसेज में डील करती हैं, तो सर्विसेज की सेल से जो हमारे पास पैसा आएगा, इनकम आएगी. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप. सेल ऑफ स्क्रैप. तो मोस्टली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि स्क्रैप इसमें नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो स्क्रैप है वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे सेल किया जाता है. सो इसलिए इस सेल ऑफ स्क्रैप को हम लोग आरएफओ मानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. नेक्स्ट इज सेकंड इज अदर इनकम्स. कोई भी ऐसी इनकम जो कि इसमें नहीं आई, वो सभी अदर इनकम्स में आएंगी. अदर इनकम्स में हमारी कौन कौन सी इनकम आ सकती हैं? वो इनकम्स हमारी हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट इनकम. अगर कंपनी ने कहीं डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहां से इंटरेस्ट रिसीव होगा. अगर कंपनी ने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वहां से डिविडेंड रिसीव होगा. सो एनी अदर इनकम विच इज नॉट शोन इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सभी इनकम्स इसमें आएंगी. इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये अमाउंट आएगी इसमें. उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा अदर इनकम्स.
कोई भी और इनकम है लाइक रेंट रिसीव्ड, उसके बाद आपका है से मिसलेनियस इनकम्स। थर्ड हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, दो इनकम्स हमारी हुई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, दोनों का ऐड करने के बाद टोटल इनकम आएगा, उसकी हमारी कोई आइटम नहीं होगी। अब हम एक्सपेंसेस में फर्दर चल रहे हैं। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अवर फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इसमें हम लोग दिखाते हैं दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे इसमें हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो इन सभी को प्लस माइनस करने के बाद so the amount will be cost of material consumed and next is our purchase of stock in trade। और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है जो गुड्स हमने रीसेलिंग के लिए परचेज किए हैं, तो इसमें फर्दर कोई आइटम नहीं होगी, ओनली गुड्स फॉर रीसेल। नेक्स्ट इज चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज। और चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब होता है कि हम ओपनिंग जो इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है दोनों में चेंज को देख रहे हैं। तो इसमें हम दिखाएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अकाउंटिंग पर्पज से चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और यही सेम टर्म इकोनॉमिक्स में दूसरे रेफरेंस में यूज होती है, तो इसका फॉर्मूला वहां चेंज हो जाएगा। अब यहां हमें चेंज इन इन्वेंट्री जो देखना है वो तीन चीजों का हम लोग देखेंगे, दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। तो सेम फॉर्मूला होगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस और सेमी फिनिश्ड गुड्स, opening inventory of work in progress and closing inventory of work in progress. In the same way, stock in trade, that is opening stock in trade, inventory of opening stock in trade, inventory of closing stock in trade। तो इन सभी का हम लोग चेंज कैलकुलेट करेंगे। प्लीज थोड़ा ध्यान दें कि रॉ मटेरियल का जो हमने चेंज इन इन्वेंट्री दिखा दिया था वो हम यहां दिखा चुके हैं, इसलिए हमने यहां रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री में चेंज शो नहीं किया। प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। और नॉर्मली सभी इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए जो भी कंपनी खर्च करती है दैट इज सैलरी, वेजेस पेड टू वर्कर्स, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, देन इज बोनस, देन एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एटसेट्रा, इसमें दिखाया जाएगा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। और बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए कैंटीन एक्सपेंसेस, मेस एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस पे करती हैं जो कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इज अवर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट से हम लोग यहां देखेंगे फाइनेंस हमारा जो आता है मेनली वो शेयर से आएगा और बोरोड फंड से आएगा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑन फंड्स एंड बोरोड फंड्स।
तो यहां भी जो कॉस्ट हम लोग इंकर करेंगे किसके लिए, बोरोड फंड्स के लिए, जो बोरोइंग्स है हमारी, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं. सो एनी इंटरेस्ट पेड on whether it is long term borrowings, that is debentures, loans, overdraft, cash credit. So every type of interest paid will be shown in this. Next is other borrowing cost. हमने मार्केट में जो शेयर इशू डिबेंचर इशू किया वो 100 रुपीज का डिबेंचर हम 90 में इशू कर रहे हैं, तो 10 का लॉस हुआ जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट. So discount or any loss on issue of debentures, वो भी बोरोइंग से रिलेटेड है, तो फाइनेंस कॉस्ट में, बोरोइंग कॉस्ट में दिखाया जाएगा. कई बार कुछ बैंक्स हमें लोन किसी थर्ड पार्टी से दिलवाने में हेल्प करते हैं, तो वो उसके लिए हमारे से कमीशन लेते हैं. सो एनी कमीशन चार्ज, कोई लोन के लिए वो प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं, सो कमीशन चार्ज और प्रोसेसिंग चार्जेस एक्सेट्रा, तो सभी फाइनेंस कॉस्ट में हमें डिस्क्लोज कर रहे हैं. नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. सभी को पता है दो टाइप के एसेट्स होती हैं. वन इज फिक्स्ड एसेट्स, one is tangible assets, another one is intangible assets. So if there is any decrease in tangible assets, so that decrease in tangible assets is depreciation. And if there is any decrease or fall in the value of any intangible asset, so that will be amortization. तो हमारी टेंजिबल एसेट्स पे डिक्रीज हो सकती हैं, डेप्रिशिएशन. इंटेंजिबल एसेट्स पे डिक्रीज हो सकती हैं, दैट इज अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. तो इनको हम इसमें शो करेंगे. नेक्स्ट इज 8 अदर एक्सपेंसेस. कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ऊपर नहीं आए हैं, सभी एक्सपेंसेस को हम अदर एक्सपेंसेस में दिखाएंगे. और इसमें आ सकता है कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, वेदर इट इज इनवर्ड कैरेज ऑन परचेज और कैरेज ऑन सेल, फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन सेल, सभी चीजें इसमें आएंगी. उसके बाद आपका है इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रेंट पेड, टैक्सेस पेड एक्सेट्रा, एनी रेंट पेड फॉर द ऑफिस एक्सेट्रा, सभी इसमें शो किए जाएंगे. उसके बाद आपका है डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, एंड कमीशन अलाउड. सभी एक्सपेंसेस जो कि हम ऊपर नहीं दिखाए हैं वो सभी एक्सपेंसेस यहां आएंगे. बट दो बातों के ऊपर हमें पर्टिकुलरली ध्यान देना है. वन इज बैंक चार्जेस एंड अनदर वन इज expenses on issue of shares. अगर expenses on issue of debentures है तो वो फाइनेंस कॉस्ट में, अगर expenses on issue of debentures है तो फाइनेंस कॉस्ट में, बोरोइंग कॉस्ट में जाएगा. बट कोई भी expenses on issue of shares है, so that will be shown in other expenses. एक हमारा है बैंक चार्जेस. नॉर्मली इसमें कंफ्यूजन होती है कि बच्चे कहते हैं कि ये फाइनेंस कॉस्ट में दिखाया जाना चाहिए, बट बैंक चार्जेस को हम फाइनेंस कॉस्ट में शो नहीं करेंगे, वो बोरोइंग कॉस्ट नहीं है. क्योंकि बैंक जो हमें सर्विसेज रेंडर करता है, बैंक हमें जो सर्विसेज रेंडर करता है उसके लिए जो चार्जेस लेगा वो सभी चार्जेस को बैंक चार्जेस हम लोग बोलते हैं, एंड दोज विल बी शोन एज अदर एक्सपेंसेस. So this is all about statement of P&L
और अगर आप ये कर लेते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L की आइटम्स आपकी कवर्ड हैं इसमें, टोटल आइटम्स। तो लास्ट में सिर्फ हम लोग एक बार डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट हेड इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड हेड इज अदर इनकम। तो फर्स्ट हेड हमारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड हेड है अदर इनकम्स। तो दो इनकम हो गई बच्चों, दोनों इनकम्स को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके। इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट ये जो मेन चीज है आपका एक्सपेंसेस, जितने भी हेड्स हैं, सब हेड्स हैं यहां एक्सपेंस हेड के नीचे, इनको हमें मेमोरी टेक्निक से सीखना है। CPCEFDO। तो C stands for cost of material consumed, P stands for purchase of stock in trade, C stands for change in inventories, E stands for employees benefit expenses, F is finance cost, D is depreciation and amortization expenses, and O is other expenses. So this is all about statement of P&L. Thank you. Thanks a lot.